तो स्टैटिस्टिकल मेथड के पेपर की ये दूसरी क्लास है और सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि डेटा कैसे कैसे हमें मिलते हैं, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, कंटिन्यूस डेटा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डेटा, और उन डेटा पर हमने कुछ कर्व्स भी पढ़े थे, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी कर्व से ये किस तरह से अलग है, बताओ बेटा। गरिमा या योग्यता में से कोई बताए। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लाइन मतलब लाइन टू लाइन बनता है कर्व पे वो। फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो हम उसे पॉलीगन कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको बिना स्केल के फ्री हैंड कर्व से मिलाते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, चलो। बार डायग्राम और पाई चार्ट कब यूज़ किए जाते हैं ये बताना है। जिसने भी बोला था उसको नहीं, दूसरे को बताना है। बताओ। बार डायग्राम और पाई चार्ट को हम कब यूज़ करते हैं, किस तरह का डेटा हो तो हम उसे यूज़ करते हैं। चलो अच्छा, दोनों लोगों में से कोई बताए। सर कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दूसरी वाली को बताओ कि उसको क्यों नहीं समझ में आया है ना। ठीक है, ठीक है। चलो, आज का हम स्टार्टअप करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका नाम होता है संचयी बारंबारता। संचयी का मतलब क्या होता है? संचय करना। संचय मतलब जोड़ना। जैसे कहते नहीं, पैसे का संचय करिए, विद्या का संचय करिए। तो जब हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए चलते हैं तो उसे हम संचय कहते हैं। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलें तो हम इसको क्या कहते हैं? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते क्यों हैं, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर हमें मिलेगा जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों जुड़ता है। और अगर हम आपको एग्जांपल दें तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ पर रियल लाइफ डेटा में देखने को मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। चलिए, आपको ये कर्व दिख रहा है, ये कुमुलेटिव तो नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी कर्व है। यहाँ पर हम कुमुलेटिव लिख देते हैं। चलिए, अब मिल गया हमें। तो ये कर्व जो है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बताता है स्टार्टिंग इस पॉइंट से हुई। इस पॉइंट से स्टार्टिंग हुई है और इस वाले ओवर में इतने रन बने हैं, फिर अगले वाले में ये थोड़ा सा डाउन हो गया है, फिर और डाउन हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर सारी फ्रिक्वेंसीज प्लस में होती हैं तो ये डाउन कभी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है। ऐसा कभी हो जाए कि फ्रिक्वेंसीज कम पड़ जाएं तो फिर ये डाउन होता है। तो यहाँ पर शायद ये रन और स्ट्राइक रेट का है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर हम केवल रन का कुमुलेटिव बनाते हैं तो वो डाउन नहीं होता है, सिर्फ बढ़ता जाता है। जैसे आपको ये वाला दिख रहा होगा, इसमें देखिए, इसमें अगर हम इनको देखें, इसमें भी दो हैं, दो हिस्से बने हुए हैं। परफेक्ट इसका हम एग्जांपल देखते हैं। चलो, अभी हम आपको बना के दिखाते हैं खुद से, ठीक है। और फिगर हम आपको ग्रुप पे भेजते हैं ढूंढकर, जो इसका अप्रोप्रिएट फिगर होगा वो। देखिए, सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनका हमने नंबर लिख रखा है। तो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर पाने वाले बच्चे हैं 3, 5 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं,
10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं और 20 नंबर पाने वाला 1 बच्चा है। ये हमने एक डेटा लिख रखा था। अब हम इसकी जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, पहली वाली जो होगी वो 3 रहेगी, दूसरी वाली जो होगी वो 11 हो जाएगी, यानी ये दोनों जुड़ गई। अगर तीसरी वाली देखें तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 13, और लास्ट को भी ऐड कर लें तो ये 14, यानी चारों को ऐड कर लें। तो जब हम फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हुए यानी संचय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज़ क्या है हम ये देखेंगे आज, और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 2 तरीके की होती है, वो दोनों हम कहाँ पर निकालते हैं ये भी देखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम लोग। अभी जो हमने कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बताया वो था एक्स की वैल्यूज़ पर जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उन पर। अब हम जो दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं वो है क्लास इंटरवल का एग्जांपल, और ये है फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 0 से 10। मान लो हमने 50 नंबर का एक टेस्ट लिया, तो 2 बच्चे थे जिनका स्कोर 0 से 10 के बीच में आया। अगर हम 10 से 20 की बात करें तो 5 लोग ऐसे थे जिनका स्कोर इसके बीच में आया। 20 से 30 की बात करें तो 8 लोग। अगर हम 30 से 40 नंबर की बात करें तो 3 लोग, और 40 से 50 के बीच में 2 लोगों का स्कोर था। यानी हमने एक डेटा ले लिया और क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमने ये लिख लिया कि ये फ्रिक्वेंसी इनकी है। अब अगर कोई आपसे पूछे ऐसे कितने लोग हैं जिनके नंबर 30 से कम आए हों, तो आप कैसे बताओगे? ऐसे कितने लोग हैं जिसके नंबर 30 से कम आए हों, क्या करोगे बताओ? सर हाँ बेटा बोलिए। 5 सर। चलो अभी हम आपको समझाते हैं। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने लिखा लेस देन टाइप, और एक कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लिख रहे हैं मोर देन टाइप। इन दोनों का मतलब क्या होता है और कब किस केस में कौन सी यूज़ की जाती है ये भी अभी आपको पता चलेगा। लेस देन टाइप का मतलब होता है किसी पॉइंट के नीचे कितना फ्रिक्वेंसी है। जब हम पहली क्लास की बात करेंगे तो इसका अपर पॉइंट है 10, और हम कहेंगे इस 10 से लेस कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो आप ये डेटा देखकर बताओगे कि 10 के नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाली पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास थी 10 to 20, और हम कह रहे हैं 10 के नीचे कितने लोग हैं, सॉरी 20 के नीचे। तो 20 के नीचे वो लोग तो होंगे होंगे जो 10 to 20 के बीच में हैं, लेकिन जो 0 से 10 के बीच में वो भी तो 20 के नीचे होंगे। तो 20 के नीचे कितने लोग होंगे, ये 2 तो थे ही और 5 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो हम इसको लेस देन टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपर पॉइंट से लेस कितना है ये देखते हैं। नेक्स्ट वाली पर आते हैं तो हम देखेंगे 30 के नीचे कितने लोग हैं, तो हम इन तीनों को ले लेंगे, तो तीनों को लेंगे तो क्या आएगा, 15। ठीक है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट वाला 40 के नीचे कितने लोग हैं, तो हम चारों को ले लेंगे, ये सारे 40 के नीचे होंगे, कितना हो जाएगा, 18। और अगर 50 के नीचे कितने लोग हैं तो हम कहेंगे 20 लोग। यानी टोटल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, 20 बच्चों ने। यानी इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 50 के ऊपर नंबर पाए, क्योंकि 50 तो MM है यानी मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये 20 बच्चे हैं टोटल, जो 20 बच्चे टोटल थे, और सब के सब 50 के नीचे ही रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं मोर देन टाइप पे। तो मोर देन टाइप के लिए हमको कोई लोअर पॉइंट चाहिए। अब अगर हम पहली क्लास को पकड़ें तो लोअर पॉइंट 0 है या 10? जी सर, लोअर पॉइंट 0 है या 10? 0। 0 सर। तो 0 से मोर यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 0 से ज़्यादा है। तो बेटा जब 2 लोग हैं जिनका नंबर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा यानी 10 से छोटा है, 5 लोग हैं जिनका 10 से ज़्यादा है, तो ये सारे लोग ही तो होंगे जिनका नंबर 0 से ज़्यादा होगा। यस सर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 20। और इसको मोर देन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोअर लिमिट से मोर कितना है ये बताता है। नेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे तो लोअर लिमिट ये बनी। अब हम कह रहे हैं 10 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो जो 10 के नीचे उनको हटा दो, यानी 20 से 2 लोगों को हटा दो, कितने लोग बचे, 18 लोग बचे, और इनके नंबर 10 से ज़्यादा होंगे। अब हम आते हैं 20 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो ये जो 10 से 20 के बीच में थे इनको हटा देते हैं, क्योंकि ये 2 तो पहले ही हट चुका है। तो अगर 18 से 7 हटा देंगे तो 20 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। आते हैं 30 से ज़्यादा,
तो जब 30 से ज़्यादा आएंगे तो हम ये वाला 8, एक गड़बड़ी हो गई है। हमको यहाँ पर जब 2 हटाया था तो फिर 5 हटाना है बेटा, ये हमने गलत डेटा ले लिया, ये कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, हमको फ्रिक्वेंसी हटानी है। तो पहले हमने 20 से 2 हटाया तो 18 बचा, फिर 18 से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 13। ओके, अब हम जानना चाह रहे हैं 30 के ऊपर कितने लोग हैं। तो 30 के ऊपर जानने के लिए हम इन 8 लोगों को हटा देते हैं, क्योंकि ये 2 हट चुका है, ये 5 हट चुका है, 8 और हटा देते हैं। तो जब 13 से 8 हटाएंगे तो बचेगा 7। अब हम जानना चाहते हैं कि 40 के ऊपर कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे, यहाँ पर शायद 6 आएगा ना, 13 से 7 हटाएंगे तो ठीक है। एक बार जरा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, गड़बड़ी तो नहीं है। 2 7 8 और 7 15, 3 18, 2 20, ठीक है। 20 से हमने 2 हटाया तो 18 आ गया, 18 से 5 हटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 से 8 हटाते हैं तो 13 से ये 8 हटाइए, कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा बेटा, है ना। इसको करेक्ट करना है। अब ये 3 हटाएंगे 5 से तो कितना बचेगा, 2। लास्ट वाला क्या कहता है, 40 के ऊपर कितने लोग हैं। तो 40 के ऊपर ऑटोमेटिक कितने लोग आ गए हैं, 2। एक बार फिर से देखिए, सारे के सारे लोग 0 से ऊपर होंगे। अगर हमको 10 के ऊपर जानना है तो 10 के नीचे वालों को हटा दो, यानी 2 हटा दिया तो 18 बच गए। अगर हमको 20 के ऊपर जानना है तो 20 के नीचे वालों को हटा दो, तो 20 के नीचे ये 2 लोग थे, 2 हटा ही चुके थे, 5 और हटा देंगे, 13 आ गया। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम लोअर पॉइंट के ऊपर कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं तो हम मोर देन टाइप का यूज़ करते हैं, और अपर पॉइंट के नीचे कितने लोग हैं तो हम लेस देन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर 40 से कम है, तो आप कहाँ से आंसर देंगे, 40 को उठाइए, और 40 से कम लेना है तो कौन सी फ्रिक्वेंसी लेनी है, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये इतने लोग 40 से कम हैं। क्लियर। अब अगर हम आपसे पूछें आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो ज़्यादा के लिए हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, मोर देन ये वाला लेंगे ना, क्योंकि ये लोअर पॉइंट है, इसी से ज़्यादा तो पूछ रहा है। तो 20 से ज़्यादा के लिए मोर देन में कितने लोग आ गए, 13। देखो बेटा 20 दो जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमको जब ज़्यादा लेना होगा तो हम 20 लोअर जगह पे लेंगे, और जब लेस देन चाहिए होगा तो 20 अपर लेंगे। अगर हम कहें 20 से कम कितने लोग हैं तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे और आंसर देंगे 7, क्योंकि लेस देन वाला ले लेंगे। और अगर कहें 20 से ज़्यादा कितने लोग हैं तो 20 ये वाला लेंगे, इससे ज़्यादा मतलब इस तरफ, और मोर देन की फ्रिक्वेंसी 13। तो आपको लेस देन मोर देन टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कर्व पे। इसका कर्व कैसे बनता है, इसके कर्व को नाम क्या देते हैं, ऑजाइब कहते हैं इसको। 2 तरीके होंगे, एक लेस देन टाइप का होगा और एक मोर देन टाइप का होगा। तो इसकी बनने की शुरुआत कैसे होती है ये आपको देखना है। ये 0 से 10 का क्लास इंटरवल है, ये 10 से 20 का क्लास इंटरवल है, और ये 20 से 30 का क्लास इंटरवल है, ये 30 से 40, और ये लास्ट 40 से 50। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो टोटल फ्रिक्वेंसी 20 तक जा सकती है, इसलिए हम इसको मानते हैं 5, इसको मानेंगे 10, इसको मानते हैं 15, और इसको मानते हैं 20। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम पहला वाला डेटा प्लॉट करें, लेस देन टाइप वाला, तो लेस देन टाइप वाले का प्लॉट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेस देन टाइप का मतलब 10 से नीचे कितने लोग हैं, तो पहली वैल्यू हम 10 पे प्लॉट करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 2। लेस देन टाइप की पहली वैल्यू है 2, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आपको सही से, यस सर। ठीक है। तो लेस देन टाइप में पहली वैल्यू है 2, और लेस देन टाइप मतलब 10 से छोटा, तो हम पहली वैल्यू 10 पे प्लॉट करेंगे, कितनी, 2। यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया 2। ओके, आते हैं सेकेंड वाली पे, इस वाली पे। ये लेस देन टाइप है तो हम 20 से लेस लेंगे, 20 से लेस को कहाँ प्लॉट करेंगे, 20 पे। कितनी, 7 मतलब 5 और 2 और ऊपर यहाँ पे आएगा, तो हमने 20 पे कितना प्लॉट कर दिया, 7। यहाँ कितना प्लॉट हुआ था, 2।
नेक्स्ट है 15, इसको कहाँ प्लॉट करेंगे 30 पे। तो 30 पे अगर हम 15 प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 40 की बात करते हैं, 40 पे कौन सी वैल्यू प्लॉट करेंगे, 40 से कम कितने लोग हैं, 18 लोग। तो हम 40 पे प्लॉट करेंगे 18 मतलब 20 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। फिर 50 की बात करते हैं, तो 50 से नीचे कितने लोग हैं, सारे के सारे 20 लोग। तो हम इसको कहाँ प्लॉट करेंगे 50 पे। अब इसको मिलाते कैसे हैं देखना, याद रखना, जो शुरू वाला हिस्सा 0 का होता है उसको हम 2 से डॉटेड मिलाते हैं, डॉटेड, लेकिन बाद वाला हम डार्क लाइन से मिलाते हैं, ऐसे फ्री हैंड कर मिला रहे हैं। ये बन गया हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइप। और आपको दिख रहा होगा कि कर्व कभी भी ऐसे जाके ऐसे नहीं लौट रहा है, ऐसे जा रहा है, या तो ऐसे सीधा हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो सीधा हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो लेस देन टाइप होता है वो कैसा होता है, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग यानी या तो उतना ही रहेगा या तो बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं। ओके, अब आते हैं मोर देन टाइप की प्लॉट पे। तो मोर देन टाइप पे जो पहला डेटा है वो कहाँ से है, 0 से बड़े कितने लोग हैं। तो हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे इसको, 0 पे। तो 0 पे ये हमने प्लॉट कर दिया 20। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 10 पे कितना है 18। तो 10 पे हम कितना प्लॉट करेंगे 18, यहाँ पे 18 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने 18 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं 20 पे। तो 20 पे 13 प्लॉट कर देंगे, 20 पे 13 मतलब 15 से थोड़ा सा छोटा, ये हो गया 13। और आगे बढ़ते हैं, 5 किस पे है 30 पे। तो 30 पे है 5 का मतलब ये पॉइंट। अब आते हैं 40 पे, 40 पे है 2। तो 2 को हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं ऐसे। आगे का डेटा हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कर्व को मिलाना, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, और इसके बाद इसको 50 से डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं, क्योंकि हम 50 के ऊपर जा नहीं सकते तो जोड़ना पड़ता है। तो इतना हिस्सा डॉटेड रहेगा, इतना हिस्सा इधर का डॉटेड रहेगा। तो आपको कर्व का बनना समझ में आया, बताइए। जी सर। ठीक है, तो ये था लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। इस वाले को हम लेस देन टाइप कहते हैं, और जो स्टार्ट ऊपर से होता है इसको हम मोर देन टाइप कहते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, अगर हम उसको एक्स एक्सिस पे मिलाएं तो हमें मिलता है मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास होती क्या है ये आप अभी जानेंगे जब हम आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाएंगे। और अगर हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो हमको जो मिलता है उसको हम कहते हैं मीडियन। याद रखना इस बात को, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम इसको फिर आपको बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे मीडियन यानी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर। ठीक है, क्लियर? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लिया, लेस देन टाइप देखा, मोर देन टाइप देखा, और इसके कर्व को हम ओजाइब कहते हैं। अब हमारी बारी है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो हम आज जानेंगे मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और कितने तरीके के ऐसे मेज़र होते हैं जिनको हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र कहते हैं। सेंट्रल, यहाँ पर जो लाइनें आई पहले हम इनको समझ लेते हैं। क्या कहा गया, मेज़र। सेंट्रल टेंडेंसी, तो पहला है मेज़र। मेज़र का मतलब होता है मापना, यानी किसी चीज़ को हम माप रहे हैं कि कितना है। सेंटर मतलब केंद्र, टेंडेंसी मतलब नेचर या प्रवृत्ति कहते हैं इसको हम। तो हम यहाँ पर सेंट्रल की प्रवृत्ति को मेज़र कर रहे हैं। सेंट्रल की प्रवृत्ति को मेज़र करने का क्या मतलब हुआ, जैसे हम आपसे कहें ये एक क्लास है, इस क्लास में 100 बच्चे हैं, हमने इनका सबका टेस्ट लिया और सबके स्कोर को लिख दिया। तो अगर हम किसी एग्ज़ामिनर को ये बताना चाहें कि इन बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया है, तो हम इनका एक तरीका तो ये है कि ये सारा डेटा बोल कर बता दें। लेकिन अगर हम ये सारा डेटा बोल कर उनको बताएंगे तो वो सुनते सुनते 100 बच्चों का पहला, दूसरा, तीसरा भूल जाएंगे, या वो 100 पे पहुँचेंगे तो 90 शुरू के भूल ही जाएंगे किसका कितना स्कोर था।
तो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जाना। अब अगर इस क्लास के बच्चों का हम एवरेज ले लें, मान लो हमने 50 नंबर का टेस्ट लिया था और एवरेज इन बच्चों के स्कोर का 40 आया, तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि इन 100 बच्चों का एवरेज स्कोर 40 है। एवरेज स्कोर 40 का मतलब ये होता है कि इनका हर बच्चा लगभग इतने नंबर लाया है, कुछ के इससे कम होंगे, कुछ के इससे ज़्यादा होंगे। तो अब एग्जामिनर को ये समझ में आ गया कि 50 में एवरेज स्कोर 40 है, इसका मतलब बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ का कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही बात कही जाती कि 50 में एवरेज स्कोर 10 आया है, तो इसका मतलब सभी बच्चों के नंबर लगभग 10 के आसपास हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वैल्यू से इस 100 वैल्यूज़ का अनुमान लगा लिया, और इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्यों? क्योंकि ये बाकी सब डेटा के एवरेज से बनी है, और अब चूंकि ये सेंट्रल वैल्यू है तो हम इसको कह सकते हैं इसने सेंट्रल की वैल्यू के बारे में हमको एक नाप दी है, हम इसका नाम क्या रखेंगे, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेंट्रल की टेंडेंसी को मेजर कर सकती हैं? तो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम है मीन, या फिर हम इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या फिर हम इसको एवरेज भी कहते हैं। दूसरा सेंट्रल की टेंडेंसी को कौन मेजर करता है, मीडियन। तीसरा सेंट्रल की टेंडेंसी को कौन मेजर करता है, मोड। और आपको दो और पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, और हार्मोनिक मीन भी सेंट्रल की टेंडेंसी को मेजर करता है। देयर आर 5 मेजर विच मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमको इन पांचों को पढ़ना है डिटेल में, और इन पांचों के फार्मूलों को अलग अलग फॉर्म में देखना है, जब अनग्रुप्ड होगा, जब ग्रुप्ड होगा, जब क्लास इंटरवल का फॉर्म होगा, तब इनके फार्मूले क्या होंगे, और हमको इनकी मेरिट और डिमेरिट भी जाननी है। यानी अगर मीन एक हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर पढ़ लिया, तो फिर मीडियन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मीन से हमारा काम नहीं चल पाया? कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीन पढ़ने के बाद हम मीडियन पे आए, तो क्यों? तो हम ये भी जानेंगे कि मीन में क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हमको मीडियन पढ़ना पड़ा, और मीडियन में क्या था कि हमको मोड पढ़ना पड़ा, एंड सो ऑन। यानी हम इनकी अच्छाइयों को और इनकी खराबियों को भी देखेंगे कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अच्छा माना जाए, कौन सा खराब। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच वन ऑफ देम आर बेस्ट, यानी इनमें से सेंट्रल टेंडेंसी के किस मेजर को हम सबसे अच्छा माने, बेस्ट माने। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि आप सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को बताइए विद देयर मेरिट एंड डिमेरिट्स एंड एक्सप्लेन विच वन इज़ बेस्ट। तो प्रोफेसर यूल ने सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र के अच्छा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताए थे, यानी शर्तें। तो अगर कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर प्रोफेसर यूल के द्वारा बताई गई शर्तों को फॉलो करेगा, फुलफ़िल करेगा, हम उस सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को बेस्ट बोलेंगे। ये शर्तें क्या हैं हम आगे चलकर देखेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसका पहला है मीन। तो अब तक की सारी बातें आपको समझ में आई। व्हाट इज़ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाई वी स्टडी इट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडीइंग मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ वी मूव। तो अब आज की क्लास में हम मीन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अब तक जो था वो समझाने वाला हिस्सा था, अब जो कुछ भी है वो आप लिख कर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और समझ में जो आया है उसके आधार पर आप समझ भी सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी डेटा हमको फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में दिया जाए, यानी वैल्यू और उसकी फ्रिक्वेंसी, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रल टेंडेंसी। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसकी सेंट्रल की टेंडेंसी क्या है। द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टू कंसंट्रेट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट,
यानी ऑब्जर्वेशंस की टेंडेंसी, यानी उनकी प्रवृत्ति टू कंसंट्रेट, इकट्ठा होने की, अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, किसी एक पॉइंट के आसपास, इन अ सीरीज और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सीरीज में या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इज़ नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको देते हैं। जब कभी कोई बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उस बैट्समैन का हमको एक कार्ड दिखाया जाता है। क्रिकेट में उस बैट्समैन का हमको एक कार्ड दिखाया जाता है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और कुछ बातें लिखी होती हैं। क्या लिखा होता है? उसने अब तक टोटल रन कितने बनाए, टोटल मैच कितने खेले, और यहाँ पर लिखा होता है उसका एवरेज। ये एवरेज क्या होता है? जितने उसने टोटल मैच खेले, मान लो 500 मैच खेले, जितने उसने टोटल रन बनाए, मान लो 10,000 रन बनाए, हम उसके टोटल रन्स को टोटल मैच से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो डेटा आता है उसको हम कहते हैं एवरेज। तो अगर किसी का एवरेज 20 है तो हम ये कहेंगे ये एक प्लेयर है, और अगर दूसरे का एवरेज हमको इसके करस्पॉन्डिंग दिया जाए, जैसे हमने सचिन का एवरेज लिख लिया 55 और इनका 20, तो इस सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं विच प्लेयर वाज द बेस्ट। क्लियर? तो एवरेज हमको कंपेयर करने में भी आसानी, मतलब हमारी मदद करता है। हम आसानी से दो लोगों को कंपेयर कर सकते हैं जब हमको उनका एवरेज पता हो। अब अगर आप लोग थोड़ा सा मैच में इंटरेस्टेड हैं तो ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। नहीं भी है तो भी खैर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी अब हम सेंट्रल टेंडेंसी को जान चुके हैं, अब मेज़र की बात करते हैं। द मेजर्स विच टेल अस द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ सेंट्रल पॉइंट, यानी ऐसी कोई मापने वाली चीज़ जो हमको किसी डेटा के सेंट्रल पॉइंट के बारे में बताए, इन अ सीरीज़ और नोन एज मेज़र ऑफ लोकेशन। किसी सीरीज़ में, सीरीज़ मतलब जैसे हमको 10 लोग का नंबर दिया तो एक सीरीज़ होगी हमारे लिए, है ना। नोन एज मेज़र ऑफ लोकेशन, इसी को हम मेज़र ऑफ लोकेशन कहते हैं, या फिर मेज़र ऑफ सेंट्रल पोजीशन कहते हैं, या फिर मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो आपके टॉपिक मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। नोट में लिखा है एवरेज इम्प्लाइज मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडिंग इफ़ नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर कहीं भी आपको ये ना बताया जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेज़र आपको लेना है, तो आप सबसे पहले किसको लोगे? एवरेज को। जब बता दिया जाए मीडियन निकालो तो मीडियन निकालना, अगर आपसे कहा जाए सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र निकालो तो सिर्फ एवरेज निकालना होगा आपको, क्योंकि बिना बताए हम यही करते हैं। द वेरियस एवरेज आर नोन एज बिलो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ एवरेज हैं जिनको हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र कहते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज के नाम से इनको क्लासीफाई किया गया है। आपको मैथमेटिकल एवरेज डिटेल में नहीं लिखना है, हाँ इनके पॉइंट्स को जरूर लिखना है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। इनको मैथमेटिकल एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल होती है, जबकि मीडियन पोजीशनल एवरेज होता है। नीचे लिखा है पोजीशनल एवरेज, यानी मीडियन को हम पोजीशन से निकालते हैं। जैसे हम 5 वैल्यूज़ लिख दें असेंडिंग ऑर्डर में, 2, 10, 20 और 25, 30, और हम कहें बताओ मीडियन कौन है, तो जो बीच में आएगा वो बन जाएगा मीडियन। तो क्या हमने इसके लिए कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन की? नहीं, हमने डायरेक्टली देख लिया सेंट्रल पे कौन है और बता दिया कि ये मीडियन है। तो मीडियन जब हम आपको पढ़ाएंगे तब इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपके कितने तरह के मेज़र होते हैं? 2 तरीके के, मैथमेटिकल और पोजिशनल। मैथमेटिकल में हम अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को रखते हैं। पोजिशनल में हम मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज़ को रखते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती है इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। चलिए फार्मूलों पे आते हैं। इन फार्मूलों को समझने के पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। अर्थमेटिक एवरेज क्या है ये हम तब समझ पाएंगे जब हम डेटा समझते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल एक स्कूल के 10 बच्चे हैं। इन 10 बच्चों का हमने एक टेस्ट लिया जो कि 20 नंबर का था, और अब हम इनके आए हुए स्कोर को यहाँ पर लिख रहे हैं। 18, 16, 15, 10, 8, 12, 20 ऐसे करके हमने इनके स्कोर लिख लिए, और हमने कहा इनका एवरेज कैलकुलेट करो। तो आपने सबको जोड़कर 10 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। लेकिन हम इसका फार्मूला कैसे बनाएं? तो फार्मूला बनाने के लिए हम लोग
जो ये स्कोर्स आते हैं इनको नंबर्स में ना लिख के सिंबल्स में लिखते हैं। हम एक वैल्यू लेंगे x और हम इसको नाम देंगे स्कोर ऑफ स्टूडेंट। क्या नाम देंगे? स्कोर ऑफ स्टूडेंट। और जब x1 लिखा जाएगा तो इसका मतलब है इट इज़ द स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। अब ये स्कूल अगर है तो फर्स्ट स्टूडेंट का स्कोर 18 हो गया, यहाँ इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। किसी और स्कूल का बच्चा है तो उसका स्कोर कुछ और होगा, तो ये 16 हो जाएगा। x2 इज़ द स्कोर ऑफ सेकेंड स्टूडेंट। इसी तरीके से हम कितने बच्चे थे? 10 10, तो हम 10 की जगह पे n पुट कर लेते हैं, यानी हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। हमने लिख लिया n बच्चों का स्कोर का सम ये आ गया, और अब अगर हम इसको n से डिवाइड कर दें तो हमको मिल गया मीन। मीन के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? x बार। अगर सीरीज x है, सीरीज y है तो हम y बार यूज़ करते हैं। कभी कभी हम x स्मॉल और x कैपिटल भी बनाते हैं, यानी अगर हमको कुछ डिफरेंस करना हो कम और ज़्यादा में तो हम इनका सिंबल्स का यूज़ करते हैं। आगे चलकर आप जान जाएंगे स्मॉल और कैपिटल के बीच के डिफरेंस को। अब अगर हम इस फार्मूले को लिखना चाहें एब्रीविएटेड फॉर्म में, यानी संक्षिप्त रूप में, तो 1/n इज़ द डिविज़र, और x1 से लेकर xn तक की वैल्यूज़ का जोड़ा जाना हम किससे दर्शाते हैं? समेसन से। हम यहाँ पर लिखते हैं समेसन i, और i गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब 1 से लेकर n तक का समेसन करना है। अब जब हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x1 बन जाएगा। समेसन के लिए प्लस i की वैल्यू 2, समेसन प्लस i की वैल्यू 3, और इस तरीके से हमको कहाँ तक जाना है? n तक। हम इसको पढ़ते कैसे हैं? समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n, यानी समेसन i पे है और जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो ये आपको फार्मूला क्लियर हो गया मीन का। बताइए। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हमको डेटा ऐसे ना दिया हो, यानी 10 बच्चों का स्कोर ना दिया हो, बच्चे 100 हैं, और हमको ये दिया है कि 2 नंबर लाने वाले 10 बच्चे, 3 नंबर लाने वाले 5 बच्चे, यानी अब की बार हमको डेटा x और f में दिया हुआ है। 5 नंबर लाने वाले 5 बच्चे, बस हम इतना ही डेटा ले लेते हैं। तो अब हम मीन का फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चे स्कोर लाए हैं उस स्कोर को टोटल करो, यानी टोटल स्कोर हम करेंगे यहाँ पर, और हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल स्टूडेंट से। तो अब टोटल स्कोर कैसे आएगा? जैसे हम अगर यहाँ देखें तो 2 बच्चे थे जिनके स्कोर 10 आए हैं, तो हम 10 को कितनी बार सम करेंगे? 2 बार। 3 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 5 आया है, तो टोटल स्कोर तो तभी आएगा जब हम इसको 3 बार सम करें। और 5 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 5 आया है, तो हम 5 को कितनी बार सम करेंगे? 5 बार। तो हो गया टोटल स्कोर। अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 बच्चे वो थे, यहाँ पर 2 बच्चे ऐसे थे जिनका 2 नंबर लाने वाले 10 बच्चे थे, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिस प्रिंट करेंगे। 2 नंबर लाने वाले 10 बच्चे का मतलब हम 2 जोड़ेंगे कितनी बार? 10 बार। ये 2 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हो गए। अब नीचे हम क्या करेंगे? ये तो टोटल बच्चों का स्कोर हो गया। नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे हम ये लिखते हैं, यहाँ पर 3 नंबर लाने वाले 5 बच्चे थे, तो हम फिर से एक बार इसको रीराइट कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और वैल्यू में गड़बड़ हो गया है, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। फ्रीक्वेंसी थी 10, नंबर है 2, यानी 2 नंबर लाने वाले 10 बच्चे, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे? 10 बार, तभी तो टोटल स्कोर आएगा इन 10 बच्चों का। फिर 3 नंबर लाने वाले कितने थे? 5 बच्चे थे, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। ठीक है। अब 5 नंबर लाने वाले भी 5 ही बच्चे हैं, तो 5 नंबर को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। तो जब हमने 5 बच्चों के, इन 5 बच्चों के और इन 10 बच्चों के स्कोर को ऐड किया तो हो गया टोटल स्कोर। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 10 बच्चे थे जिनके नंबर थे 2, और 5 बच्चे थे जिनके स्कोर थे 3, और 5 बच्चे थे जिनके स्कोर थे 5। अब इसको हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं? तो जो 2 नंबर पाने वाले 10 बच्चे थे हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? यस सर।
और 3 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे तो हम इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 नंबर पाने वाले 5 बच्चे थे तो हम इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। और अपान में क्या लिखेंगे 10 + 5 + 5। अब आपका फार्मूला बनने जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, x को f से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हम इसको लिख लेंगे x इंटू एफ, और फिर जोड़ा भी जा रहा है तो इसके लिए हम समेसन लिख लेंगे। नीचे देखो क्या है, ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं और इसका समेसन किया जा रहा है। तो हमारा एक नया फार्मूला x बार का तैयार हुआ जिसको हम कहते हैं सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये टोटल 3 क्लासेस थी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3, और यहाँ पे लिखेंगे fi और xi। यहाँ पर भी लिखेंगे समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to 3 fi, यानी i का मतलब 1 यानी f1 तो ये वैल्यू, f2 तो ये वैल्यू, f3 तो ये वैल्यू, x1 ये वैल्यू, ये x2 और ये x3। तो इन क्लासेस को हम 3 कह रहे हैं, अगर जनरलाइज कर लें तो हम इसकी जगह पे n यूज़ करते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने n यूज़ किया था टोटल स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब की बार हमने स्मॉल n को क्या यूज़ कर लिया, टोटल क्लास के लिए, यानी कितनी कैटेगरी बनी है। जबकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये 20। तो अब टोटल स्टूडेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N से। तो इस बात पे भी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी के केस में स्मॉल n बताता है डिफरेंट कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज में x1, x2, x3, x4 है और हमें इनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो जब हम इनकी फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो पहले वाले केस में हम स्मॉल n को बता रहे थे टोटल स्टूडेंट, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी का केस आता है तो हम लोग स्मॉल n को बताते हैं कितनी कैटेगरीज बनी हैं, और कैपिटल N को बताते हैं कि कितने टोटल बच्चे हैं। सिंबल में डिफरेंस क्लियर रखना पड़ेगा, और चाहो तो पहली वाली कैटेगरी में, यानी जो पहला वाला फार्मूला था उसमें स्मॉल n की जगह सीधे कैपिटल N यूज़ कर लो तो कन्फ्यूज़न होनी ही ख़त्म हो जाएगी। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके जी सर। ठीक है। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब हमको डेटा दिया हो तो हमको फ्रीक्वेंसी और डेटा को मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना होता है, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तब मीन निकल कर आएगा। और यहाँ पर बार लगा लीजिए क्योंकि ये मीन का फार्मूला है। अब बचता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के केस में फार्मूला क्या होगा जरा हम देखते हैं। अगर हमारे पास 0 से 10 की एक क्लास है, 10 से 20 की एक क्लास है, 20 से 30 की है, बस इतने ही ले लेते हैं, और हमें इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 5, 8 और 2। तो हम इसमें मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि 0 से 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इन 5 बच्चों के नंबर्स हैं क्या। भाई 0 से 10 के बीच में तो 2 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इन 5 बच्चों के नंबर को क्या माने। तो जब कभी ऐसा डेटा दिया जाता है तो हम इन 5 बच्चों के नंबर को इसके मिड पे कंसीडर कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर जो x निकालते हैं वो कितना निकालते हैं, 10 और 0 का एवरेज, 20 और 10 का एवरेज 15, और 30 और 20 का एवरेज 25। यानी ये हमारे लिए x बन जाता है। अब हम f और x का वही फार्मूला लगाकर मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि क्लास इंटरवल के केस में हम मिड पॉइंट को ही मान लेते हैं कि सबका नंबर यही आया है, क्योंकि कुछ के 5 से ज़्यादा होंगे, कुछ के 5 से कम होंगे, तो क्यों ना हम सबको 5 मान लें, इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्लियर। जी सर। ठीक है। तो अब हम नोट्स पे वापस आते हैं और आप देखिए कि फॉर्मूले कैसे इसमें दिखाए गए हैं। पहला वाला दिख रहा है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब हमको x1, x2, xn अलग दिया था तो हमने सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया क्योंकि n वैल्यूज़ हैं। डिस्क्रीट केस का मतलब फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में जब x1 की वैल्यू f1 हो, x2 की वैल्यू f2 हो, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी हमको दी हो, तो उस केस में ये फार्मूला बना। अब देखो यहाँ स्मॉल n था जबकि यहाँ पर कैपिटल N आ गया। कैपिटल N का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का सम मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ की बात करें अगर, यानी क्लास इंटरवल वाले की, तो क्लास इंटरवल में हम मिड पॉइंट को ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा मिड वैल्यूज़। हमने आपको समझा दिया, नोट्स बना लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन एक तरह से वेट को दर्शाता है। वेट कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे हमको एक ग्रुप है,
इस ग्रुप में 5 लोग हैं और हमको इनका एवरेज वेट जानना है। वेट को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेट बस ये बताता है कि हम किसी वैल्यू को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर हम एक डेटा लिख लें, 3 की फ्रीक्वेंसी है 5, 2 की फ्रीक्वेंसी है 8, 1 की फ्रीक्वेंसी है 12, तो आप इसको देख कर बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 1 की। इसका मतलब हम 1 को ज़्यादा वेट दे रहे हैं। तो जब कभी भी हम ये देखना शुरू कर दें कि किस वैल्यू की इम्पोर्टेंस कितनी है अपने डेटा में, अभी हम इसको दूसरे एग्जांपल पे आपको समझाते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी को हम W से डिनोट करते हैं और हम इसको वेट कहते हैं। इस समय हम फार्मूले में कोई फेरबदल नहीं करते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है सिग्मा FX, वहाँ पर WX आ जाता है और यहाँ पर सिग्मा W आ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम मानते हैं कि एक घर का हमको 1 महीने का राशन लाना है, तो राशन लाते समय हम किसको कितना वेट दे रहे हैं ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम राइस लिख लेते हैं, वीट लिख लेते हैं, पल्स लिख लेते हैं, पल्सेस, दालें, और हम इसके साथ एक कोई और चीज़ लिख लेते हैं, मान लो मिल्क। ठीक है। तो अब अगर हमको ये पता है कि 1 महीने में पर डे हमारे यहाँ आधा किलो चावल लगता है, तो 1 महीने में हमको 15 केजी चावल चाहिए। तो ये 15 केजी इसका वेट हो गया। अब इसकी कीमत है 30 रुपये पर केजी, तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करके एवरेज बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन गेहूं हम देख रहे हैं घर में ज़्यादा खाया जाता है, ये हमको महीने में 30 किलो चाहिए, तो ये इसका वेट हो गया और इसकी कीमत थी 20 रुपये पर केजी। ठीक है, यानी एक तरह से ये W हो गया और ये एक तरह से X की वैल्यू हो गई। पल्स यानी दाल की ज़रूरत अगर हमको देखें 10 केजी ही पड़ रही है और 1 केजी की कीमत है 100 रुपये। मिल्क की बात अगर हम करें तो मिल्क हमको महीने में 30 लीटर लग रहा है और 1 लीटर की कीमत है 40 रुपये। तो इस तरह से हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा वेट हम किसको दे रहे हैं? वीट को। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि इसका एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम W × X करेंगे और इसको समेसन W से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम वेट वाले को भी क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं? कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब वस्तुएं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। तो वेटेड का कॉन्सेप्ट में कुछ और नहीं है, बस एक सिचुएशन अलग हो जाती है। फार्मूले में F की जगह W आ जाता है और कुछ नहीं। आगे चलकर आपको इसके और एग्जांपल्स भी मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़। यानी हमने अगर अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ और मेरिट डिमेरिट वाले हिस्से को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास तक आप लोग पूरा रिवाइज़ कर लेना। किसी को अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो हम उसकी चर्चा भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं सेम टाइम पे।